Hello students, today we are going to study second chapter of class 7th that is kings and kingdom। मतलब हमारे यहाँ पर किस तरीके से किंग और किंगडम एग्जिस्टेंस में आई, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें हमें मेंशन की गई है। नाउ सी, फर्स्ट हम इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर जाएंगे कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई है, किस तरीके से स्टेट्स बने, स्टेट्स से या उनका एग्जिस्टेंस किस तरह से बढ़ता गया धीरे धीरे। जैसे हम जो बोलते हैं ना कि इंडिया का जो मैप था वो एक्चुअल में ओरिजिनल मैप की अगर हम बात करें तो वो उसके अंदर जो ये बाउंड्रीज़ थी वो फैक्चुएटेड थी, मीन्स लचीली थी, कभी भी उसको बढ़ाया जा सकता था, कम किया जा सकता था। मीन्स इंडिया के अंदर अगर कोई भी राजा या बाहर से कोई भी इन्वेडर आएगा तो वो डेफिनेट इसीलिए आएगा कि उसे यहाँ का जो वेल्थ है वो रिक्वायर्ड होता है, और उस वेल्थ को पाने के लिए वो दूसरे राजा के ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के साथ साथ में उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी किंगडम है, उसकी वेल्थ है, उसको ऑक्यूपाई करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें बताई गई है कि किस तरीके से न्यू किंग्स आए, न्यू किंगडम्स बने, बाहर से जो इन्वेडर्स आए उन्होंने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया, और अटैक करने के साथ साथ में जो बाउंड्रीज़ थी वो हर बार कम ज़्यादा क्यों होती गई थी, क्योंकि हर इंसान का जो प्रोविंसेस था, जो बाहर से इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने क्या किया, अपना जो स्टेट था उसको धीरे धीरे साम्राज्य को बढ़ाने की लालसा के अंदर उन्होंने क्या किया कि स्टेट्स को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे राजा के ऊपर अटैक किया, दूसरे किंगडम के ऊपर अटैक किया। और अब धीरे धीरे क्या हो गया कि ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये किसी की कम हो जाती थी और किसी की ज़्यादा हो जाती थी। अब इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो न्यू किंग्स और किंगडम्स आए थे उन्होंने हमारे यहाँ पर किस तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पर प्रशस्तीज एंड ग्रैंडलैंड्स हो गया, वेलफेयर ऑफ द वेल्थ हो गया, मोहम्मद गजनी आया था, मोहम्मद गौरी आए थे, चौलाज आए थे। फिर उन्होंने आने के बाद में किसी ने टेंपल बनवाए, किसी ने एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट किया, किसी ने इरिगेशन का फॉर्मूला चेंज किया। और इसी तरीके से हम बात करें तो जो किंग आए थे उन्होंने यहाँ आने के बाद में बहुत सारे चेंजेस भी किए थे। अब चेंजेस किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर किए थे चेंजेस, वो देखो। अब यहाँ पर जो किंग्स आए थे उनका जो मेन पर्पस था, मेन मोटो क्या था, वो चाहते थे कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे पीछे के चैप्टर में मैंने आपको मेंशन किया था कि किस तरीके से एंशिएंट सोसाइटीज़ किंगडम में बनी। किंगडम में बनने के बाद में राजा हुए, राजाओं के बाद में दूसरे राजाओं ने उनके ऊपर अटैक करके उनके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, उनके वेल्थ को ऑक्यूपाई कर लिया। अब राजा हैं, दूसरी जगह से इन्वेडर आए हैं हमारे यहाँ पर। जो पहले से अगर हम बात करें तो ये मसालों में, स्पाइसेस में हम लोग बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, और इंडिया हमेशा से अपने आप में सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था। तो हर लोगों को ये अट्रैक्ट करता था यहाँ आने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे किंग्स आए, किंग्स थे भी और बाहर से आए भी। अब उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे किंग्स यहाँ पर आए, किंग्स का एक एरिया बढ़ता गया। जैसे हर राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या करता है, पड़ोसी राजा के ऊपर अटैक करता है, उसकी वेल्थ है, उसका जितना भी जगह है, लैंड है, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो ये लैंडलॉर्ड्स हैं और वॉरियर चीफ है, ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, चलो हम आज की सोसाइटी के हिसाब से देखें। आज का हमारा जो गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से है, पीएम होता है। ठीक है, पीएम तो एक ही होगा। उसके बाद में जो हमारा ये पार्लियामेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, संसद को डिवाइड कर लिया। अब संसद के बाद में हम स्टेट्स के अंदर कर लेंगे, स्टेट्स के अंदर सीएम हो जाएगा। जैसे स्टेट्स में सीएम होते हैं, फिर सीएम अब की जो अपनी ये मिनिस्ट्रीज़ होती हैं वो काम को संभालती है। ये तो है नहीं कि सीएम हम हर गांव में जाएगा,
हर पंचायत में जाएगा, वहाँ पर जाके वो सारा का सारा काम संभालेगा। तो काम का एक तरीके से डिवीज़न कर दिया जाता है। तो उस डिवीज़न करने के बाद में जो काम का प्रपोर्शन अगर हम देखें, काम को अच्छे तरीके से करने का आइडिया अगर हम सोचें, तो वो एकदम एक्यूरेट तरीके से होता था। अब वही चीज़ हमारे राजा महाराजाओं के साथ में भी हुई थी। उन्होंने क्या किया, साम्राज्य तो उनको बढ़ाना है, ठीक है। साम्राज्य बढ़ाने के बाद की स्थिति क्या होती है, साम्राज्य बढ़ाने के बाद की स्थिति ये होती है कि एक वो बहुत बड़े जगह को ऑक्यूपाई तो कर लेते हैं, लेकिन एक सिंगल राजा के हाथ में ये नहीं होता कि आप पूरे के पूरे एरिया को कवर कर पाओ, अच्छे से रूल कर पाओ, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों का जो फॉर्मूला है अब वो क्या होगा, उस एरिया के अंदर, सपोज़ ये पूरा किंग का एरिया है, उस एरिया के अंदर ये छोटे छोटे एरियाज़ डिवाइड कर दिए जाएंगे, जैसे हमारे स्टेट्स हैं ना इंडिया के अंदर। अब इन स्टेट्स के अंदर जो आदमी पावरफुल है, जैसे लैंडलॉर्ड हो गया, वॉरियर चीफ हो गया, उनको वो वहाँ पर अपॉइंट कर देंगे एज ए सामंताज आप कह दो, ठीक है। They were acknowledged as the subordinates to the kings known as samantas, means राजा को रिप्रेजेंट करते हुए वो उस एरिया के अंदर सारा का सारा काम संभालेंगे। They proved military support to the king, अब राजा ने उन्हें अब वहाँ पर अपॉइंट कर दिया कि भाई यहाँ का सारा काम तुम संभालो, टैक्स वैक्स मुझे देते रहो, लेकिन साथ के साथ जब मैं कभी दूसरे फाइट में जाऊं, दूसरे युद्ध के अंदर जाऊं और मुझे मिलिट्री की ज़रूरत हो, सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो वो तुम्हें करना होगा, ठीक है। ओरिजिनल किंग वो ही है, लेकिन अपने सबऑर्डिनेट्स वो अपॉइंट कर रहा है जहाँ जहाँ वो राज्य जीत रहा है स्टेट्स के अंदर। बट सिचुएशन चेंजेस आफ्टर सामंतास गेन पावर एंड वेल्थ। अब धीरे धीरे कंडीशन क्या होती है, हर इंसान के अंदर एक सेल्फ ईगो पावर आ जाता है कि भाई संभाल हम रहे हैं, ठीक है, स्टेट्स को हैंडल हम कर रहे हैं। उसके बाद में अब कंडीशन ये आ गई कि स्टेट्स को संभालने के बाद में सारा का सारा टैक्स वो हमें जमा करना है, इनके वेलफेयर के लिए हमें काम करना है। तो धीरे धीरे उन लोगों के पास में क्या आ गई, पावर आ गई। पावर कैसे, पॉलिटिकल पावर तो थी, किंग ने खुद दी है, मिलिट्री पावर उन्होंने अपना ऑक्यूपाई कर लिया, वेल्थ उनके पास हो ही गई। तो अब उन्होंने क्या किया, राजा महाराजाओं को मानने से इनकार कर दिया। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज महासामंता। सामंत छोटा होता था और महासामंत क्या होता था, वो बड़ा होता था सामंत से। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज महासामंतास और मंडलेश्वरा। जैसे आपने नहीं देखा कई, जैसे आजकल जो साधु महाराज वगैरह होते हैं तो वो लगाते ना महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, ऐसे ही पुराने टाइम के राजा वगैरह होते थे ना, वो भी लगाते थे महाराजा धीराज, चक्रवर्ती सम्राट और त्रिभुवनकारी, ये आगे इसमें आएगा। तो ये चीज़ उन्होंने क्या कहा कि अपने आप को महासामंता डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम किसी राजा के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने आप में शासन चलाते हैं, तो हम इस चीज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, किसी की नहीं सुनने वाले। समटाइम्स दे एक्यूएट इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। अब ओवरलॉर्ड्स क्या होगा, ओवरलॉर्ड्स जिनके ऊपर जो राजाओं ने जिन राजाओं ने इनको शख्सियत दी है ना कि भाई तुम यहाँ रहो, यहाँ पर शासन करो, मुझे टैक्स देते रहो, मुझे सपोर्ट करते रहो। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भाई हम तुम्हें सपोर्ट वपोर्ट अब कुछ नहीं होगा, हमारे पास पैसा है, हमारे पास मिलिट्री है, हमारे पास रूल करने के लिए जगह है, तो अब तुम्हें शासन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने जिसने भी इन्हें रूल करवाया था उनको मानने से मना कर दिया। अब इस कंडीशन में देखो क्या चीज़ हुई थी, इस कंडीशन में परिस्थिति ये हो गई कि जो इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़ है वो आई, क्योंकि पहले तो जो फिक्स थे राजा, राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, या कोई बाहर से इन्वेडर आएगा वो रूल करेगा, फिर उसकी डायनेस्टी चलेगी। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी नई नई डायनेस्टी पैदा होगी,
Rashtrakutas chief Dante Durga's king initially Rashtrakutas were under the Chalukyas of Karnataka। अब देखो क्या हुआ, जो ये राष्ट्रकूटास के जो दांती दुर्ग थे, इन्होंने अपोजिशन स्टार्ट किया किसके खिलाफ? चालुक्यास के खिलाफ। चालुक्यास ने इनको ओवररूल करने के लिए कहा था कि भाई एज ए सामंताज तुम यहाँ पर काम करो और हमें टैक्स वैक्स देते रहो, हमें सपोर्ट करते रहो। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई नहीं, अब हम ना तो तुम्हें टैक्स वैक्स देंगे, ना तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ना मिलिट्री सपोर्ट, ना इकोनॉमिक सपोर्ट, जो तुम्हें करना है अपने हिसाब से करो। अब चालुक्यास के अगेंस्ट ये प्रॉपर ओपन में आ गई कौन? दंती दुर्गा, जो राष्ट्रकूटा के चीफ थे, ये इन्होंने अपोजिशन स्टार्ट कर दिया। अब ये टोटली इनके अगेंस्ट हो गए। अब इनके अगेंस्ट होने के बाद में देखो, इन द मिड 8th century दंती दुर्गा overthrew the Chalukyas as overlord as perform a ritual called हिरण्यगर्भा। अब क्या हुआ? चालुक्यास के एग्जिस्टेंस को इन्होंने मना कर दिया। तो इन्होंने जो गोल्डन वॉर्म होता है उसमें क्या होता है? इट वॉज अ रिचुअल परफॉर्म्ड बाय नॉन क्षत्रिय टू बिकम क्षत्रिय एज ए रूलर। जैसे कोई भी अदर कास्ट का इंसान राजा बनने की इच्छा रखता है, क्योंकि पहले तो यही था ना कि राजा कौन बनेगा, क्षत्रिय बनेंगे। तो अब उस कंडीशन में क्या है कि एक रिचुअल है, एक पूजा पाठ होती है, जिसके थ्रू अगर कोई नॉन क्षत्रिय है तो उसे भी क्षत्रिय के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पूजा के बाद में क्षत्रिय ही मान लिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ज़रूरी तो नहीं कि हर जगह राजा क्षत्रिय ही बने, ठीक है, ब्राह्मण्स भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं। राजा जिसमें लीडर करने का पावर होता है वो राजा बन सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, वॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी क्षत्रिय टू रूलर? ज़रूरी तो नहीं कि क्षत्रिय ही राजा हो। अगर आप में रूलिंग पावर है, अगर आप रूल कर सकते हो, तो आप भी उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिली लाइक वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, ब्राह्मण, वो 4 कैटेगरीज होती हैं। तो इसमें वैश्य जो व्यापार करते हैं ऑल्सो बिकम रूलर एंड स्टैब्लिश देयर किंगडम। ऐसे भी कई जगह हमें देखने को मिला है कि वैश्य समाज के जो व्यापार करने के गट्स रखते हैं, उन लोगों ने भी अपनी किंगडम को मेंटेन किया है। उसके अंदर देखो कौन कौन सी डायनेस्टीज़ में है, जैसे कदम्ब डायनेस्टी है, इसके अंदर कौन सा है? मयूर शर्मन, जो क्या था? क्षत्रिय नहीं था। एंड द गुज्जर प्रतिहारास हर्षचंद्रा वर ब्राह्मण्स। ये सारे के सारे ब्राह्मण्स थे, लेकिन उन्होंने रूल किया है और बहुत अच्छी तरह से अपने रूल को रिप्रेजेंट भी किया है। राजा बने हैं, शासन किया है, बहुत ज़्यादा अटैक भी किए हैं। ये गुज्जर प्रतिहार आपको अभी आगे चैप्टर में देखने को पढ़ने को मिलेंगे। ट्रिपल ट्रायल जो फाइट हुई थी उसके अंदर। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, बट गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक टू आर्म्स। अगर आप क्षत्रिय हो तो बेसिकली आपको युद्ध और ये सब चीज़ आनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र चलाना आना ही चाहिए। लेकिन अगर आप जो ये बोलते हैं वैश्य सोसाइटी से हो, व्यापार करने वाले हो, ब्राह्मण्स हो, तो अब आप भाई राजा भी बन रहे हो, ब्राह्मण भी बन रहे हो, तो दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं चल सकती ना। तो आपको ये वाला काम छोड़ना पड़ेगा, पूजा पाठ वाला। अब आपको क्या है? हथियार उठाने पड़ेंगे। वैश्य वाला काम अगर आपने किया हुआ है, फिर आप किंगडम को फॉलो कर रहे हो, राजा बन रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको व्यापार वाला काम छोड़ना पड़ेगा, एक ही काम करोगे। नेक्स्ट, स्टैब्लिश किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली। अब कौन से थे इसमें? देखो ये कदम्ब है, मयूर शर्मन है, फिर उसके बाद में हर्षचंद्रा है। इन लोगों ने राजस्थान में भी अपनी कैटेगरी को या अपने साम्राज्य को एज इट इज़ मेंटेन किया है। मतलब इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया भी है। ये नहीं है कि भाई एक जगह ये लोग रुक गए और उसके बाद में इन्होंने रूल करना छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये राजा भी बने हैं और दूसरी सोसाइटी से भी हैं, और उन्होंने सारे के सारे काम भी अच्छे तरीके से किए हैं। अब आप राजा बन गए हो, आपका साम्राज्य है, सारी की सारी चीज़ें, चलो ठीक है, ब्राह्मण हो फिर भी आप राजपाट संभाल रहे हो, तो ब्राह्मण वाला काम छोड़ दो। अब उसके बाद में क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम।
राजा बने हो तो उस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन तो करोगे ना, राज्य को कैसे संभालना है, कैसे ग्रोथ करनी है, कहाँ पर क्या डेवलपमेंट करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ इसमें आएगी। Many kings adopted high sound titles like महाराजाधिराज, द ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग्स। मैंने बताया ना अभी आपको कि राजा बन गए तो राजा बनने के साथ में एक सेल्फ रेस्पेक्ट बोलो या ईगो इंसान के अंदर आ जाता है कि भाई मैं अब क्या हूँ, राजा हूँ। तो पहले तो क्या इन राजाओं को टाइटल्स दूसरे लोगों के द्वारा भी मिलते थे और किसी को नहीं मिलते तो वो सेल्फ ले भी लेते थे। तो इसमें महाराजाधिराज जिसका मतलब ग्रेट किंग होता है, फिर उसके बाद में त्रिभुवन, किंग्स ऑफ थ्री वर्ल्ड, मतलब भूलोक, पाताललोक, स्वर्गलोक, उसके बराबर कोई राजा नहीं है। उसके बाद में चक्रवर्ती राजा, मतलब चारों दिशाओं में जो जिसने जीत ली है वो चक्रवर्ती राजा हो गया। अब ये टाइटल्स उनको कई जगह मिले थे अपने दम पे और कई जगह इन्होंने खुद रख भी लिए। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा, अब इसके अलावा राजपाट संभालने के लिए भाई राजा की उपाधि ले ली। राजा की उपाधि लेने से पहले इन्होंने एक रिचुअल हिरण्यगर्भ है वो परफॉर्म कर लिया, अगर ये नॉन क्षत्रिय हैं तो। अब ये लोग क्या करते हैं, दे शेयर्ड पावर विद देयर पीजेंट्स, सामंताज एंड ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। जैसे हमारे यहाँ पर है ना, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी हमारी पावर्स को डिवाइड कर रहे हैं, इन्होंने भी कर दी। जो ये महाराजाधिराज है ये तो सबसे बड़े हैं, फिर उनके नीचे क्या आएंगे, सामंताज आएंगे जो कई जगह ओवरथ्रू किया है, अभी किया है ना आपके साथ सामने ही, राष्ट्रकूटाज ने चालुक्याज को ओवरथ्रू किया और उनको हटा दिया। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनको, जो ये किंग हैं उनको अपने पास रख लेते हैं कि भाई यहाँ का रूल आप संभालो। ब्राह्मण्स हैं, इनको कई जगह की जागीर दे देते थे गिफ्ट में। गिफ्ट में देने के साथ में क्या है कि भाई इस एरिया को आप हैंडल करो, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है, जो वहाँ का जो प्रॉस्पेरस ब्राह्मण होता है, पंडित होता है, उसको क्या किया जाता है, एक जगह दे दी जाती है और उस जगह के हिसाब से वहाँ का जो टैक्स वगैरह है वही कलेक्ट करना है, सारे पावर्स उसी के पास है, एज इट इज़ सामंताज और ट्रेडर्स, ठीक है। नाउ हाउ टू शेयर पावर्स। अब ये पावर शेयर कर रहे हैं वो किस तरीके से हुआ। अब देखो, पावर्स शेयर करने का जो मेन पर्पस था, मोटो था, वो क्या था, रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। भाई आप किसी एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे हो, राजा आप बन रहे हो, महाराजाधिराज आप बन चुके हो, लेकिन उसके बाद में कंडीशन ये है कि आप इतने बड़े एरिया को कवर नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते, ठीक है। अब उस कंडीशन में आपने सामंताज को बिठा दिया, ट्रेडर्स को बिठा दिया, थोड़ा पार्ट सामंताज को दिया, थोड़ा ट्रेडर्स को दिया, थोड़ा ब्राह्मण को दान पुण्य में दे दिया। अब रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, पीजेंट्स, केटल्स, कीपर, आर्टिशियंस। अब राजा तो हर एक के पास नहीं जाएगा, भाई तू टैक्स दे, तू टैक्स दे, तुम टैक्स दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जिनको इसने अपॉइंट किया है वो इनके पास जाएंगे टैक्स लेने के लिए, ठीक है। अब टैक्स लेने के बाद में क्या होगा, दे वर कंपेल्ड टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस एज ए टैक्स। प्रोड्यूसर ने जो कमाया है, खेत में जितना हिस्सा हुआ है भाई 10%, 20% फिक्स है, वो राजा को देना है। पीजेंट ने जितना कमाया है वो राजा को देना है। किसी व्यापारी ने कितना कमाया है उसका 10% राजा को टैक्स में देना है। तो टैक्स का वो राजा करता क्या था, भाई राजा के पास खुद की तो कोई गवर्नमेंट जॉब थी नहीं कि वहाँ जाके कमाई करेगा फिर पब्लिक के ऊपर स्पेंड करेगा। तो यहीं से वो कलेक्ट करके पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता था। अब देखो, जो भी हिस्सा उसने इन लोगों से लिया एज ए टैक्स, उसका वो क्या करेगा, समटाइम क्लेम्ड रेंट। कई बार राजा क्या करता था, टैक्स किराया भी ले लेता था। किस चीज़ का, दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड फाइनेंस द किंग एस्टैब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल एंड द फोर्ट्स। दे वर ऑल्सो यूज्ड टू फाइट वॉर्स। अब ये जो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बेसिस पे जो भी बेनिफिट हुआ, बेनिफिट का जो परसेंट उसको एज ए टैक्स मिला। अब क्या है, राजा को जो टैक्स मिला उसका क्या करेगा, अपने पास रखेगा? नहीं,
उसका कुछ हिस्सा वो क्या करेगा, बिल्डिंग्स बनाने में लगाएगा, टेम्पल्स बनाने में लगाएगा, फोर्ट्स बनाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ में वो जो फाइट करता है अपना जो ये एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए, वो भी उसे कंटिन्यू करेगा। तो सारा का सारा पैसा पब्लिक का है, पब्लिक का पैसा पब्लिक को के ऊपर ही उसे खर्च करना है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे जो फंक्शन ऑफ revenue collection was generally done by functionaries from influenced families। अब ये जो फंक्शन होता था ना, जो टैक्स वगैरह लेने का, इसके लिए जो राजा ने जो जिन लोगों को अपॉइंट किया है वही लोग एज ए डायनेस्टी चलते जाएंगे कि मतलब उसका पापा है, फिर उसका बेटा है, फिर उसका बेटा है, मतलब यही लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। मीन्स ये पोजीशन हेरिडिटी कंटिन्यू चलने वाली होगी और उसी फैमिली में से ये कंटिन्यू करेंगे। सम वाज ट्रू फॉर आर्मीज ऑल्सो, और यही चीज़ आर्मी में भी होती थी कि अगर किसी का बच्चा अगर आर्मी में लग गया तो उसकी फैमिली से फिर वो कंटिन्यू चलेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ टैक्सेस। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वाज एसेंशियल टू रन द एम्पायर। किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खजाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में हम ये देखो, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ चोलास वर हु रूल्ड इन तमिलनाडु प्रोवाइड एज एविडेंस ऑफ दिस। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अब राजा है किसी युद्ध में जीतेगा तो कुछ ना कुछ मॉन्यूमेंट भी बनाएगा और स्कल्पचर भी उसमें वो इन्वेंट करेगा, फोर्ट भी बनाएगा, तो हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। तो ये टैक्सेस के थ्रू उसके पास में आता था। यूज़ मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। अब ये थोड़ी नहीं कि कोई एक ही टैक्स लेगा, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। उसके अंदर देखो 2 टैक्सेस हैं जो इम्पॉर्टेंट है। वाटी टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती आपसे काम करवाया जाएगा, उस कंडीशन के ऊपर भी आपके ऊपर टैक्स लगेगा। लैंड रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा, जैसे हम आज के टाइम पे दे रहे हैं ना हाउस टैक्स, तो वो चीज़ भी होती थी। उसके अलावा अगर आपने डबल स्टोरी बना लिया, सिंगल स्टोरी के अलावा डबल स्टोरी बना लिया, थैचिंग हाउस, उसका भी टैक्स लगेगा। सीढ़ी आपने यूज़ की है, उसका टैक्स लगेगा। पाम के ट्री पे अगर आप चढ़ गए तो उसका टैक्स लगेगा। तो कहने का मतलब हर चीज़ पे टैक्स लिया जाता था। जिस तरीके से आज हमसे लिया जाता है, हाउस टैक्स अलग से लिया जाता है और इनकम टैक्स हम लोग पे करते ही हैं। तो ये सारी की सारी काम कौन करेगा? फैमिली प्रॉपर्टी। फैमिली प्रॉपर्टी में देखो क्या होता था, अगर किसी के फादर की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद में उसके नाम ऑटोमेटिक वो प्रॉपर्टी आ जाती है, लेकिन उस टाइम पर वो प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम करेंगे ना, तो उसका भी टैक्स उन्हें भरना पड़ेगा। अब उसके बाद में जैसे डेथ के बाद में प्रॉपर्टी नाम हो गई और उसको टैक्स भरना पड़ेगा राजा को, तभी राजा बोलेगा कि ठीक है भाई ये प्रॉपर्टी तेरी है वरना मेरी है, ठीक है। अब देखो, अब राजा टैक्स लेकर करता क्या क्या था ये जो प्रशस्तीस होते हैं, प्रशस्तीस में क्या होता है, प्रशस्तीस जो एक मेटल प्लेट्स होती है जिसके ऊपर राजा के जितने भी अचीवमेंट्स हैं, जितने भी लॉ है, रेगुलेशन है, वो सारे के सारे लिखे जाते थे। कौन सी लैंग्वेज में? कौन लिखता था इसको? ब्राह्मण लिखता था, संस्कृत में और रीजनल लैंग्वेज के अंदर जो लोकल भाषा होती थी, संस्कृत है, ये पाली भाषा होती थी, इसमें लिखे जाते थे। दे गेव डिटेल्स टू प्रशस्ति मे नॉट बी लिटररी ट्रू। इनको हम 100% ट्रू भी नहीं कह सकते। भाई कोई आदमी राजा के लिए काम कर रहा है तो ज़रूरी थोड़ी वो राजा की बुराई लिख देगा, नहीं लिखेगा, तो 100% ट्रू नहीं है ये। अब इसके अंदर वो राजा की जो भी विक्ट्रीज़ है, वॉरियर्स है, वो सारे के सारे इसमें मेंशन करेगा। अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट ऑफ नागाभट्टा देखो, गुज्जर प्रतिहार सीटेड बाय नागाभट्टा। तो इसके अंदर देखो जो नागभट्ट है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इन्होंने अपने अचीवमेंट्स को प्रशस्ति के थ्रू लोगों तक पहुंचाया। अगर ये प्रशस्ति नहीं होती तो हमें कैसे पता लगता कि ये सारी की सारी चीज़ पास्ट में हुई थी। अब लैंड ग्रेंट्स, लैंड ग्रेंट्स में क्या हुआ था? लैंड ग्रेंट्स के अंदर जो राजा ब्राह्मण को कोई ज़मीन दान में देता था ना, उसके बारे में बताया गया। देखो, एज लर्नेड ब्राह्मण कंपोज द प्रशस्ति, मतलब कोई ब्राह्मण प्रशस्ति लिखता था ना राजा की,
उससे अगर राजा खुश हो गया, किंग ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण बाय ग्रैंड्स ऑफ लैंड, जगह ज़मीन उसे दे देता था। वैसे मूवीज़ में देखा होगा ना कि सोने की मुद्राओं का एक थैला दे दिया, ज़मीन दे दी, कुछ और चीज़ दे दी। These grants were recorded on copper plate which were given to those who received the land. किसके ऊपर लिखी जाती थी ये प्रशस्ति? कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखी जाती थी। कौन लिखता था? ब्राह्मण लिखता था। संस्कृत है, प्राकृत लैंग्वेज है इसके अंदर। अब जो जमीन उस ब्राह्मण को दी है वो क्या करेगा? उसके जो रिसोर्सेज हैं, कलेक्ट टैक्स वो करेगा, परमिशन वो देगा कंस्ट्रक्शंस की, जैसे वेल बना रहे हैं, कैनल बना रहे हैं, हाउस बना रहे हैं। कहने का मतलब राजा का इतना बड़ा एम्पायर है तो ये इतना सा एरिया, एक गांव समझ लो, उसे दे दिया, एक ब्राह्मण को दे दिया। तो वो क्या करेगा? सारे के सारे रूल्स अब वहाँ पर वो फॉलो करेगा, क्योंकि राजा के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सब जगह जाएं। जैसे हमारे पीएम के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो गांव के हर हिस्से में, हर गली में जाएं और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखें। तो ठीक उसी तरह से जैसे आज के टाइम पे हमारे पीएम ने डिवीज़न कर रखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिवीज़न है, तो ठीक उसी तरह से डिवीज़न के बेसिस पे वो राजा काम करते थे कि हर इंसान को खुश रखना और तरक्की करना।